हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयद इरफान अहमद में आप सब लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि जितनी भी जानकारी है मेरे चैनल से जुड़ी हुई वो आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि एक नॉलेजेबल वीडियो है छोटी सी। चलिए, तो जो इनकम टैक्स नोटिस के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो किन किन लोगों को नोटिस भेज रहा है, तो कहीं आपके ऊपर भी तो कोई गाज नहीं गिरने वाली है। तो चलिए जानने के लिए हम समझते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं राइट, और तब भी उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है 23-24 2023-24, तो 1 अप्रैल जो महीने से जो शुरू होता है 1 अप्रैल से, और इसे लास्ट 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होती है। तो साथ ही टैक्स सीज़न जो होते हैं आधारित तौर पर अब जो सीज़न है इनकम टैक्स फाइलिंग का वो शुरू हो चुका है, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी रेडी हो चुका है। तो जो इनकम टैक्स अपने नोट्स भेजने के लिए, तो आयकर जो विभाग है पिछले जो वर्ष के जो रिटर्न थे उनकी एनालाइज़ कर रहा है, उनको समराइज़ कर रहा है, उनकी स्क्रूटनी कर रहा है, और उन लोगों को वो इंटीमेट भी कर रहा है कि जिन पर कर चोरी का कोई डाउट है कि इन्होंने कोई टैक्स एवेज़न कर रखा है। जब भी करदाता अपनी रिपोर्ट दाखिल करने में जब बिज़ी होता है, तो ये समझना ज़रूरी है कि लोगों को ये नोटिस आखिर क्यों मिल रहे हैं, ताकि वे नोटिस उनको प्राप्त ना हो सके, राइट, उसका डिस्पोज किया जा सके। तो आयकर विभाग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसका जो मूल सिद्धांत है वो है टैक्स चोरी को पकड़ना, राइट। मेन जो प्रिंसिपल है इसका, जिसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपने आय जो होती है इनकम उसको छुपा लेता है, और वह अपने जो एक्सपेंसेस हैं या इन्वेस्टमेंट है उनको भी छुपा लेता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं करता है, तो करदाताओं के जो करदाताओं के जो एक्सपेंसेस हैं और जो उनके इन्वेस्टमेंट है उनकी निगरानी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय लेन देन विवरण, जिसको हम SFT बोलते हैं, नामक एक प्रणाली लागू की, एक मेथड बनाया उन्होंने SFT का, जो अलग अलग तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए एक वो लिमिट तय करता है। ठीक है, एक क्राइटेरिया बनाया था, फिक्स द लिमिट, और अगर कोई जो ट्रांजैक्शन जो लिमिट होती है वो आपकी एक्सीड होती है, राइट, एक्सीड हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी यूनिट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से दे दी जाती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और आधार के ज़रिए भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं आपने ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, तो उनकी जो जानकारी है वो भी उसको आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर बड़े लेन देन में होता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए, जैसे आपकी 2 व्हीकल है आपके पास, उसके अलावा कोई अदर व्हीकल्स भी है, उसको आप ख़रीदते हो या बेचते हो, तो जो आपका बैंक अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट को खोलना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड हुआ, तो जब भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ठीक है अप्लाई करोगे, और जैसे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर 50,000 रुपये से अधिक की आप कोई बॉन्ड है उसको ख़रीदते हैं, तो यहाँ इन सब ट्रांजैक्शंस में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर। यदि किसी जो किराएदार है, टेनेंट है, उसको संपत्ति से किराया प्राप्त होता है, यदि किसी किराएदार को संपत्ति से लैंडलॉर्ड है उसको किसी टेनेंट से कोई रेंटल इनकम मिलती है, तो उसे पैन नंबर से ट्रेस किया जा सकता है, और उस पर TDS भी काटा जाएगा, ताकि उन पर नज़र रखा जाए। और बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट की बात करें, या फिर संपत्ति कोई है उसको ख़रीदना, या उससे इंसिडेंटल कोई मैटर्स हैं, तो 1 साल में ब्याज 40,000 रुपये से अधिक होने पर उस पर TDS काट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, और आयकर विभाग जो है वो निम्नलिखित जो मैटर्स होते हैं और उन पर सूचना प्राप्त करता है। नंबर 1 है, अगर कोई व्यक्ति किसी
एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक नकद बचत खाते में जमा या निकालता है, ठीक है, कैश विड्रॉल करता है, तो बैंक इसकी सूचना विभाग को दे देता है। नकद का उपयोग करते हुए 10 लाख रुपए या उससे अधिक का डीडी की बात करें, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक बनाते समय भी उसको जानकारी देना पड़ती है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति चालू खाता जो करंट अकाउंट है उसमें 50 लाख रुपये से या उससे अधिक कैश डिपॉजिट करता है या फिर विड्रॉल करता है तो उसकी सूचना भी आपको आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की एफडी की जानकारी भी आपको देना पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये या उसके अधिक से क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है उसका भुगतान करता है तो या 10 लाख रुपये से अधिक के बिल का किसी भी माध्यम से पेटीएम से किसी भी माध्यम से अगर भुगतान करता है तो उसकी विभाग को सूचना दी जाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जब कोई 30 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति खरीदता या बेचता है तो संपत्ति जो रजिस्ट्रार विभाग होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस, उसको सूचित करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है। 50 लाख रुपये से अधिक के जो रियल इस्टेट है उन पर 1% TDS काटा जाता है, राइट। और 6 पॉइंट की बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदता है 10 लाख रुपये से ज़्यादा, तो बिक्री के जो कमीशन वगैरह होता है उन सब का उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, उस पर जो चार्जेस लगते हैं। 7 पॉइंट की बात करें तो विक्रेता को जो सेलर होता है उसको 2 लाख रुपये से अधिक की कुल जो उसकी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको खरीदने के लिए किसी भी नकद भुगतान के बारे में आप कैश पेमेंट करते हो तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुकानदार जो है कोई उसको विभाग को सूचित करना आवश्यक हो जाता है यदि कोई ग्राहक कोई ज्वेलरी ख़रीदता है और नकद में 2 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है। 2 लाख रुपये से अधिक किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयकर विभाग जो है एक पत्र प्राप्त करने से बचने के लिए करदाताओं को अपनी आय के विरुद्ध अपनी जो लागत होती है और निवेश है उसका हिसाब देना पड़ता है। आय और व्यय अगर वो मिसमैच होते हैं इस स्थिति में तो विभाग उसको नोटिस दे देता है, ठीक है। करदाता आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना जो वार्षिक सूचना विवरण जिसको हम AIS बोलते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वो डाउनलोड कर सकता है। इसमें सभी खर्चे और उसके इन्वेस्टमेंट वो सब बाकायदा सारी समराइज फॉर्म में दिए होते हैं। तो जो भी आपने साल में ट्रांजेक्शन्स किए होते हैं वो AIS में आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वैसे 26 ईयर्स में TDS का भी विवरण दिया होता है। 26 ईयर्स डाउनलोड करेंगे आप तो आपका कहाँ TDS काटा गया है, अंडर किस सेक्शन किस प्रोविज़न में, वो भी सब बताया जाता है। और AIS जो होता है वो पूरा विवरण होता है, ठीक है, तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।